नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है दारा मापी। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं दारा मापी के बारे में। आज का अपना टॉपिक क्या है? दारा मापी। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो चैप्टर है इसे अपने 4 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो इसका पार्ट था जिसके अंदर बायोसाल्ट का नियम पढ़ा था, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अपने आवेश की गति का सेकंड पार्ट था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और तीसरा पार्ट था एम्पियर के नियम और उसके अनुप्रयोग, जो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अपने चैप्टर जो है इसका लास्ट पार्ट अब आता है वो है दारा मापी। तो दारा मापी के बारे में अपने पढ़ेंगे और उसके साथ में ही अपनी ये जो 3rd यूनिट है, यानी आपका जो 7वां चैप्टर है 5 नंबर के लिए जिससे अपने पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने इसमें सिर्फ 3 चैप्टर बचेंगे फर्स्ट फिजिक्स में। तो दारा मापी देखिए, दारा मापी क्या होती है? दारा मापी अपने पास में एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, दारा का मापन कर सकते हैं। बिल्कुल अलग मान की जो धारा होती है ना, उस धारा का भी अपने मापन किया जा सकता है। जैसे माइक्रो मान की धारा है उसका भी मापन कर सकते हैं। तो ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से धारा का मापन, धारा का समसूचन तथा धारा की दिशा का पता लगा सकते हैं, वो अपने क्या होता है, दारा मापी होता है। यदि बात करें दारा मापी के सिद्धांत की कि दारा मापी जो है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दारा मापी कार्य करता है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो बल आघूर्ण जो है, बल आघूर्ण देखिए क्या बताता है अपने को। बल आघूर्ण जैसे अपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर अपने एक आयताकार कुंडली ले रहे थे और उस पर बल तथा बल आघूर्ण का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था। तो जहाँ अपने बल और बल आघूर्ण का मान ज्ञात किया है वही चीज़ यहाँ पर अपने काम में लेते हैं। वहाँ आप लोगों ने टो का फॉर्मूला देखा था, उसमें आपने देखा था कि बल आघूर्ण जो होता है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे आप लोग धारा के मान को बदलोगे, बल आघूर्ण टो का मान भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा, जिससे कुंडली जो है उसमें घूर्णन गति जो है वो होगी। ठीक है, तो अपने जो धारा है वो किसके समानुपाती होती है, बल आघूर्ण के समानुपाती होती है। तो इससे आप लोग देख सकते हो कि दारा मापी जो है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो दारा मापी कार्य करती है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिख दोगे कि दारा मापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, दारा मापी कार्य करेगी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। यदि अपने बात करें दारा मापी के प्रकार की, तो दारा मापी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपके पास में चल कुंडली दारा मापी और एक होती है चल चुंबक दारा मापी। दारा मापी 2 हो गई, एक तो हो गई चल कुंडली दारा मापी और एक हो जाती है चल चुंबक दारा मापी। तो चल चुंबक दारा मापी तो अपने है नहीं सिलेबस में, अपने सिलेबस में सिर्फ कौन सी है, चल कुंडली दारा मापी है। चल कुंडली दारा मापी के अंदर कुंडली जो है वो क्या करती है, गति करती है। ये 2 प्रकार की होती है अपनी, एक तो होती है निलंबित कुंडली दारा मापी और दूसरी होती है किलकित कुंडली दारा मापी। तो ये दारा मापी अपने कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक निलंबित कुंडली और दूसरी होती है किलकित कुंडली दारा मापी। एक एक करके अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पढ़ने वाले हैं निलंबित कुंडली दारा मापी को। ठीक है, तो देखिए निलंबित कुंडली दारा मापी जो है इसमें क्या होता है। अपने इसमें फर्स्ट टॉपिक है निलंबित कुंडली दारा मापी। निलंबित कुंडली दारा मापी। तो देखिए निलंबित कुंडली दारा मापी क्या होता है। निलंबित कुंडली दारा मापी के अंदर अपने पास में एक एल्यूमिनियम का आयताकार फ्रेम होता है। इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है, एल्यूमिनियम का एक आयताकार फ्रेम होता है। एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है ये, एल्यूमिनियम का आयताकार फ्रेम। ये एल्यूमिनियम का एक आयताकार फ्रेम है। और इसके अंदर एक नरम लोहे की क्रोड रखी जाती है। इसके अंदर क्या होती है, एक नरम लोहे की क्रोड होती है और इसके दोनों तरफ जो है वो क्या लगाया जाता है,
त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। यानी इसके दोनों तरफ अपने क्या रखते हैं, चुंबकीय ध्रुव रखते हैं N और S। ये इसके दोनों तरफ क्या है, हमारे चुंबकीय ध्रुव है। एक N चुंबकीय ध्रुव है और दूसरा चुंबकीय ध्रुव जो है वो कौन सा है, S है। और ये जो इसका सिरा है ये कहाँ जाता है, एक स्प्रिंग में जाता है। ये एक स्प्रिंग है और आगे कहाँ चला जाता है, टर्मिनल T2 में चला जाता है। ये टर्मिनल T2 है और ये आपके पास में क्या है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है। और यहाँ इसके एक समतल दर्पण लगाया जाता है और समतल दर्पण के ऊपर का जो सिरा है वो एक तार में से होता हुआ फास्फोरस या फास्फर ब्रोंज का ये तार होता है और यहाँ से ये चला जाता है एक मरोड़ी शीर्ष H में। ये होता है मरोड़ी शीर्ष H और उसके बाद में ये आगे चला जाता है एक टर्मिनल T1 में। तो ये आपके पास में जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है, ये दर्पण है समतल दर्पण। और ये तार किसका है, ये तार है फास्फर ब्रोंज का। फास्फर ब्रोंज का तार है ये, फास्फर ब्रोंज का तार है। और ये आपके पास में क्या है, एक समतल दर्पण। H जो है, इस H को कहा जाता है मरोड़ी शीर्ष। ये क्या है, मरोड़ी शीर्ष है आपके पास, मरोड़ी शीर्ष H। और ये आपके पास में ध्रुव खंड आ जाते हैं। और T1 और T2 जो है वो आपके पास में क्या है, दो टर्मिनल है जिन पर आपको क्या करने होते हैं, जो आपका तार होता है उस तार को आप लोग क्या करोगे, यहाँ से जोड़ोगे। यानी जिन दो तारों के मध्य आपको धारा का संसूचन करना है या मापन करना है, उन दोनों तारों को टर्मिनल T1 और T2 जो है इन पर जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से आपके पास में ये कौन सी धारा मापी बनती है, ये निलंबित कुंडली धारा मापी बनती है। निलंबित कुंडली धारा मापी, देखिए निलंबित कुंडली की धारा मापी की संरचना में आप लोग क्या लिखोगे कि आपके पास में एल्यूमिनियम का एक फ्रेम होता है। इस फ्रेम पर क्या होता है, इस फ्रेम पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार जो है वो लपेटे जाते हैं। विद्युत रुद्ध तांबे के तार, ये तार क्या काम करेंगे, ये बात आप लोग 9वें चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, एक चैप्टर बाद में पढ़ोगे कि ये जो फ्रेम है किसका है, एल्यूमिनियम का। इस पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटे गए और इसके अंदर नरम लोहे का क्रोड जो है वो रखा गया है। नरम जो है लोहा जो है उसकी पारगम्यता ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्रोड किसका बना होता है, नरम लोहे का बना होता है। 8वां जो आपका चैप्टर है चुंबक वाला चैप्टर, उसके अंदर अपनी टोटल बात यही पढ़ेंगे कि ये क्रोड जो है नरम लोहे का ही क्यों होता है, कठोर लोहे का क्यों नहीं है। वहाँ तुलना भी करेंगे अपने नरम लोहे और कठोर लोहे की। तो ये एल्यूमिनियम का फ्रेम था जिस पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटे थे और यहाँ क्या किया गया है, एक नरम लोहे का क्रोड रखा गया है और इसका ऊपर का जो सिरा है वहाँ पर लगाया गया है एक समतल दर्पण, ठीक है। और समतल दर्पण जो है इसे, यानी ये जो आपका टोटल है इसे किसके साथ जोड़ा गया है, फास्फर ब्रोंज के तार के साथ में जोड़ा गया है। और ये ऊपर किसके पास चला जाता है, एक मरोड़ी शीर्ष H के पास में चला जाता है। एक शीर्ष है H जिसे अपने क्या कहते हैं, मरोड़ी शीर्ष कहते हैं। तो ये मरोड़ी शीर्ष H की ओर चला जाता है। उसके बाद इसे देखें तो यहाँ क्या है, ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग की सहायता से ये किसके साथ जुड़ा है, अन्य टर्मिनल T2 के साथ में जुड़ा हुआ है। और पूरी व्यवस्था को अपने क्या किया गया है, दो चुंबकीय ध्रुव N और S के मध्य रखा गया है। ये जो चुंबकीय ध्रुव है इन्हें अपने क्या कहते हैं, इन चुंबकीय ध्रुवों को अपने कहते हैं अवतल आकृति की ध्रुव खंड या त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए लगाए गए आपके पास में दो ध्रुव खंड है, चुंबकीय ध्रुव खंड है। और समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण यहाँ क्या करेगा, तो समतल दर्पण जो है इसका अपने क्या करते हैं, तो आप लोग जैसे ही धारा प्रवाहित करोगे बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, कुंडली में विक्षेप आएगा। कुंडली में विक्षेप आएगा तो उस विक्षेप को अपने कैसे देखेंगे, तो वो विक्षेप अपने समतल दर्पण की सहायता से देखा जाएगा। समतल दर्पण की सहायता से कैसे देखा जाएगा, तो अपने इसके लिए काम में लेते हैं लैंप स्केल व्यवस्था को। किसे काम में लेते हैं, लैंप स्केल व्यवस्था को काम में लेते हैं। लैंप स्केल व्यवस्था, लैंप स्केल व्यवस्था जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लैंप स्केल व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। और आप लोग अगर नेट पर सर्च करके देखोगे तो आपको लैंप स्केल व्यवस्था का जो डायग्राम है आपको मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकली उपकरण होता है जिससे अपने ये विक्षेप जो है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वैसे आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है पर थोड़ा आपको बता रहा हूँ लैंप स्केल व्यवस्था में क्या होता है। आपके पास में एक सीधी छड़नुमा आकृति होती है और उस पर एक स्केल लगा रहता है और वहीं पर एक लाइट जो है वो लगी रहती है। और जैसे ही आप लोग क्या करते हो, वहाँ से लाइट
इसके ऊपर डालोगे तो यहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर फिर से किस पर जाएगा, उस स्केल पर जाएगा, और विक्षेप जो आएगा उसके अकॉर्डिंग वो जो लाइट है स्केल पर आगे पीछे खिसकती जाएगी। तो वो अपनी व्यवस्था कौन सी है, लैंप स्केल व्यवस्था है। आपके ग्रुप में मैं इसका डायग्राम भेज दूँगा लैंप स्केल व्यवस्था का, हालांकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में निलंबित कुंडली धारा मापी है। आपको बस धारा मापी के बारे में लिखना है और सिर्फ इसका नाम लिखना है कि पाठ्यांक जो है वो कौन सी व्यवस्था के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो वो लैंप स्केल व्यवस्था की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगर बुक के अंदर आप लोग देखोगे तो इस डायग्राम को बस थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया गया है। इस तरीके से एक फ्रेम जो है उस फ्रेम में इसे क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जरूरी नहीं है आप लोग फ्रेम वगैरह में बंद करो, इस तरीके का एक फ्रेम लगा करके इस फ्रेम में इसे क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इस तरीके का एक फ्रेम इस पर बना करके और दोनों टर्मिनलों को बाहर रख करके इसे क्या कर दिया गया है, उस फ्रेम में बंद कर दिया गया है। तो ये जो आपके पास में बनता है, ये क्या बनता है, निलंबित कुंडली धारा मापी बनता है। आगे अपने देखते हैं कि निलंबित कुंडली धारा मापी जो है इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर ये अपने कार्य करेगा। देखिए निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी जो है इसका सिद्धांत यदि अपने देखें तो एक तो आप लोग यहाँ देखोगे कि जैसे ही आप लोग क्या करते हो इसमें धारा प्रवाहित करते हो, तो धारा प्रवाहित करने पर डायग्राम मैंने हटा दिया, जैसे ही आप लोग क्या करते हो धारा प्रवाहित करते हो तो जो आपके पास में कुंडली है उस कुंडली में क्या आ जाता है, विक्षेप आ जाता है। कुंडली में विक्षेप आएगा, वो विक्षेप किसके समानुपाती होगा, वो विक्षेप समानुपाती होगा धारा की, क्योंकि बल आघूर्ण लगेगा जो किसके समानुपाती होगा, धारा के समानुपाती होगा। एक इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, तो जो तार में ऐंठन उत्पन्न होगा उसके प्रति स्प्रिंग क्या करेगा, उसे फिर से प्रत्यानयन बल लगा करके प्रारंभिक अवस्था में लेकर के आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ दो बल आघूर्ण कार्य करेंगे, एक तो लगेगा टो विक्षेपक और एक लगेगा यहाँ टो ऐंठन। तो एक तो टो ऐंठन और एक टो विक्षेपक। टो ऐंठन की यदि बात की जाए तो ये किसके समानुपाती होता है, ये ऐंठन कोण फाई के समानुपाती होता है। तो टो ऐंठन किसके समानुपाती, फाई के समानुपाती। इसे हटा दें समानुपाती को, तो यहाँ एक नियतांक लगता है सी। सी को अपने क्या कहते हैं, सी को कहते हैं ऐंठन नियतांक। सी को क्या कहते हैं, ऐंठन नियतांक कहते हैं। तो टो ऐंठन किसके बराबर होता है, अपना सी फाई के इक्वल होता है। दूसरा टो विक्षेपक किसके बराबर होता है, ये एम बी साइन अल्फा जो है इस एम बी साइन अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, इसे अपने पढ़ते आए हैं कि जो ये अपना मान है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टो इक्वल एम बी साइन अल्फा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। टो विक्षेपक जो है इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, तो देखिए टो विक्षेपक और m जो है इसे लिख सकते हो NIA और साथ में b साइन अल्फा। अल्फा जो है ये हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जिससे साइन 90 का मान क्या बन जाए, 1 बन जाए। ठीक है, तो लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम यहाँ होगा, तो टो विक्षेपक का जो मान आएगा वो कितना आएगा, टो विक्षेपक का मान यहाँ आएगा NIAB। और इसका मान 90 डिग्री रखने के लिए अपने क्या काम में लेते हैं, तो इसका मान 90 डिग्री रखने के लिए अपने काम में लेते हैं लैंप्स। ये इसका मान 90 डिग्री रखने के लिए अपने क्या काम में लेते हैं, तो जो ध्रुवखंड आपके पास में आते हैं उन ध्रुवखंडों का अपनी आकृति देखोगे तो इस प्रकार की उनकी आकृति है, यानी त्रिज्यीय ध्रुवखंड जो है, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र अपने काम में लेते हैं अवतल आकृति के ध्रुवखंडों के द्वारा। तो ध्रुवखंड जो है उनकी आकृति अवतल आकार की होती है और जिससे क्या उत्पन्न होता है, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये अपने इस टॉपिक को जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद अपने पढ़ेंगे त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। तो हमेशा ये क्या होगा, अल्फा 90 डिग्री होगा, जिससे टो विक्षेपक किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा NIAB के। तो अपना NIAB किसके बराबर है, ये C फाई के बराबर है, जिससे I को देखोगे ये आएगा C/NAB और फाई। ये एक नियतांक है, इसे लिखता हूँ I इक्वल के फाई से, इससे I इक्वल के फाई से, और
ये आपका बन जाता है फॉर्मूला, यानी जो धारा प्रवाहित करोगे वो किसके समानुपाती होगी, विक्षेप के समानुपाती होगी। जितनी धारा होगी उसके अकॉर्डिंग कुंडली जो है उसमें क्या आएगा, विक्षेप आएगा। यहाँ आप लोगों ने देखा कि ये नियतांक किसके बराबर है, के C/NAB। ये के जो है इसे कहा जाता है धारामापी का परिवर्तन गुणांक। इसे क्या कहते हैं, धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहते हैं। के को क्या कहते हैं, धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहा जाता है। के जो इसे अपने धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहते हैं। किसके बराबर है, तो ये C/NAB के बराबर है। यहाँ I किसके बराबर है अपना, यहाँ I बराबर है K फाई के। आगे बढ़ते हैं अपने और बात कर लेते हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र की, कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका क्या मतलब है। देखिए त्रिज्यीय क्षेत्र अपना टॉपिक है, त्रिज्यीय क्षेत्र। देखिए त्रिज्यीय क्षेत्र का क्या मतलब है, कि जो अपना त्रिज्यीय क्षेत्र है, ये त्रिज्यीय क्षेत्र क्या होता है, तो त्रिज्यीय क्षेत्र का मतलब ये है कि अपने अभी फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने लिखा था कि जो अपना अल्फा है उस अल्फा का मान कितना रखना होगा, अपने को 90 डिग्री रखना होगा। ये 90 डिग्री किसके द्वारा रखा जाएगा, ये रखा जाएगा त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या होता है, जो कुंडली होती है उस कुंडली का तल हमेशा क्या रहता है, उस कुंडली का तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर रहता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर रहेगा तो तल के लंबवत क्या होती है, तल के लंबवत क्षेत्रफल की दिशा होती है, जिससे क्षेत्रफल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का हमेशा कोण बनाएगी। तो इसके लिए क्या काम में लिया जाता है, इसके लिए काम में लिया जाता है आपके ये जो अवतल आकृति की ध्रुवखंड है, इनको, ये आकृति जो है इनकी अवतल प्रकार की बनाई गई है। क्यों बनाई गई है, ये सिर्फ बनाई गई है त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने के लिए। यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस, ये स्मॉल b दूरी थी आपकी, और एक बल यहाँ लग रहा है और एक बल लग रहा है इस पर यहाँ, ठीक है। तो ये दोनों बल क्या कर रहे हैं, इसे घुमा रहे हैं, और इन बलों के कारण क्या हो रहे हैं, ये गति कर रहे हैं। ये दोनों बल F और F लग रहे हैं, और धारा की दिशा इस प्रकार से है ही यहाँ, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से यहाँ होता है। एक तो ये त्रिज्यीय आकृति के हैं, दूसरे किसके बनाए गए हैं, तो ये नरम लोहे के क्रोड होते हैं। किससे बनाए गए हैं, ये नरम लोहे से बनाए गए हैं। ये क्रोड किसके हैं, नरम लोहे के क्रोड है। तो आप लोग ये याद रखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय रखने के लिए क्या काम में लिया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय रखने के लिए अपने ध्रुवखंड जो है उनको बनाया जाता है अवतल आकृति का। अवतल आकृति के ध्रुवखंडों जो त्रिज्यीय है, त्रिज्यीय क्षेत्र है, इनको अवतल आकृति के अपने बना देते हैं। ये जो चुंबक है इन्हें किस आकृति का काट लेते हैं, अवतल आकृति का काट लेते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या रहे, त्रिज्यीय रहे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्यविधि कि ये काम कैसे करता है आपका जो उपकरण है वो। इसके लिए देखिए अपने क्या लिखेंगे इसमें, देखिए कार्यविधि, निलंबित कुंडली धारामापी की कार्यविधि। निलंबित कुंडली धारामापी जो है इसकी कार्यविधि, ये काम कैसे करेगा, तो इसके अंदर अभी हम लोगों ने देखा है कि जो आई है वो किसके समानुपाती आता है, फाई के समानुपाती आता है। जैसे ही आप लोग इसमें धारा प्रवाहित करते हो तो धारा प्रवाहित करने पर कुंडली जो है उसमें क्या आता है, विक्षेप आता है, और वो विक्षेप प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस फाई का मान किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है, तो इस फाई का मान ज्ञात किया जाता है लेम्स स्केल व्यवस्था की सहायता से। लेम्स स्केल व्यवस्था जो है उससे हम लोग क्या करते हैं, फाई का मान ज्ञात करते हैं। जैसे सामने लेम्स स्केल व्यवस्था है, प्रकाश की लाइट आकर के उस पर गिर रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो आपका स्केल है और जो आपके पास में समतल दर्पण लगा है उनके मध्य दूरी मान लेते हैं कितनी है, कैपिटल डी है। कितनी दूरी मान ली अपने, कैपिटल डी मान ली। और उसके बाद अपने जो
जिस देखो ये आपके पास में सामने दर्पण लगा है और यहाँ पर क्या है, यहाँ से लाइट सीधी आकर के इस पर गिर रही है। आपने जैसे ही धारा प्रवाहित की तो कुंडली जो है उसमें क्या आएगा, विक्षेप आएगा। जैसे फाई एंगल से क्या आ गया, विक्षेप आ गया। तो प्रकाश की जो किरणें है वो कितने एंगल से मुड़ जाएगी, प्रकाश की किरणें 2 फाई एंगल से वहाँ पर मुड़ जाएगी, जिससे जो बिंदु स्केल जो है, स्केल पर बिंदु भी आगे खिसकेगा। मान लेते हैं वो कितनी दूरी तक आगे खिसकता है, स्मॉल d दूरी तक आगे खिसकता है। तो इससे tan 2 फाई जो है, tan 2 फाई जो है इसका मान कितना आ जाता है, ये आ जाता है अपने d अपॉन कैपिटल D के, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D के बराबर आ जाता है। और यदि अपने क्या हो, यदि हमारे पास में 2 फाई जो है, यदि 2 फाई अलप हो, यदि 2 फाई अलप हो तो 2 फाई अलप होने पर ये अपना जो मान है लगभग किसके बराबर आ जाएगा, 2 फाई के बराबर आ जाएगा। tan 2 फाई लगभग किसके बराबर आ जाएगा, 2 फाई के बराबर आ जाएगा d अपॉन डी के। यानी हमारा जो फाई आया है ये फाई बराबर आ जाता है d अपॉन 2 डी के। अपना फाई किसके बराबर है, d अपॉन 2 डी के बराबर है। यानी यहाँ से फाई जो है वो किसके समानुपाती है, जो आपका स्केल है, स्केल पर जो आपका बिंदु आगे पीछे खिसक रहा है उस दूरी के समानुपाती आ रहा है। तो फाई और डी आपको क्या प्राप्त हो जाते हैं, एक दूसरे के समानुपाती प्राप्त हो जाते हैं। इससे आप लोग देख सकते हो कि आपने जो पाठ्यांक ज्ञात किया है उससे आई फाई के समानुपाती आया था। थोड़ी देर पहले आपने जो सोल्व किया था उसमें आई फाई के समानुपाती था, और फाई जो है वो किसके समानुपाती आ गया, डी के समानुपाती आ गया। जो दूरी डी है उस डी दूरी के अपने क्या प्राप्त हो जाता है, ये समानुपाती प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने इसमें और बात करते हैं धारामापी की सुग्राह्यता की, कि धारामापी जो है इसकी सुग्राह्यता क्या होती है। यहाँ अपने 2-3 छोटी छोटी बातें पढ़ने वाले हैं। एक तो धारामापी की सुग्राह्यता, एक धारा सुग्राह्यता, एक वोल्टता सुग्राह्यता, और एक इसमें पढ़ने वाले हैं दक्षतांक को। धारामापी की सुग्राह्यता, धारामापी की सुग्राह्यता। धारामापी की सुग्राह्यता, देखिए सुग्राह्यता से क्या मतलब है। अपने इससे पहले सुग्राह्यता पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था विभवमापी की सुग्राह्यता। अब अपने पढ़ने वाले हैं धारामापी की सुग्राह्यता। धारामापी की सुग्राह्यता से क्या मतलब है, धारामापी की सुग्राह्यता से मतलब है कि यदि अल्प धारा के प्रवाहित होने पर, यदि अल्प मान की धारा से कुंडली में अधिक विक्षेप प्राप्त होता है, यदि अल्प मान की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में क्या प्राप्त होता है, आपको अधिक विक्षेप प्राप्त होता है, तो उस धारामापी को अपने क्या कहते हैं, उस धारामापी को अपने कहते हैं सुग्राही धारामापी। ठीक है, यानी यदि अपने क्या हो, अल्पमान की धारा के कारण भी अधिक विक्षेप प्राप्त हो तो उस धारामापी को किस नाम से जाना जाता है, उस धारामापी को सुग्राही धारामापी के नाम से जाना जाता है। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि अपना आई जो है वो फाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी आई जो है वो किसके बराबर होता है, के फाई के बराबर होता है। 1/k जो है यानी फाई अपॉन आई जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है धारामापी की सुग्राहिता। ठीक है, S इक्वल 1/k किसके बराबर, फाई अपॉन आई। इसे किस नाम से जाना जाता है, धारामापी की सुग्राहिता के नाम से जाना जाता है। K इक्वल थोड़ी देर पहले ही अपने लिखा था NAB या BNAC अपॉन BNA। ये यहाँ पर यदि आप लोग रखते हो तो ये बनता है BNA अपॉन C। ठीक है, तो ये सूत्र भी अपने बन जाता है धारामापी की सुग्राहिता का, BNA अपॉन C। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आता है, धारामापी की सुग्राहिता के फॉर्मूले बनते हैं। यहाँ सुग्राहिता 2 प्रकार की अपने देखेंगे, एक तो देखेंगे धारा सुग्राहिता और एक देखेंगे वोल्टता सुग्राहिता। तो सबसे पहले देखिए धारा सुग्राहिता का क्या मतलब है। सबसे पहले देखते हैं अपने इसमें धारा सुग्राहिता। सबसे पहले देखते हैं धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता का मतलब क्या है, धारा सुग्राहिता का मतलब है कि अल्प मान की धारा के कारण जो आपके विक्षेप आता है, या आप लोग बोल सकते हो कि एकांक धारा के कारण जो विक्षेप उत्पन्न होता है, एकांक धारा या इकाई धारा के कारण, इकाई या एकांक धारा के कारण
उत्पन्न विक्षेप, एकांक या इकाई धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है धारा सुग्राहिता के नाम से। एकांक धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप यानी SI इक्वल फाई अपॉन आई। आई का मान यदि 1 रखें तो एकांक धारा के कारण जो विक्षेप फाई आएगा वही क्या कहलाएगा? धारा सुग्राहिता कहलाएगा। यहाँ फाई अपॉन आई जो है ये आप लोग देख सकते हो किसके बराबर होता है? 1/k के बराबर होता है। ये मान किसके बराबर होता है? 1/k के बराबर होता है। और k का मान आप सभी जानते ही हो, k का मान अपने थोड़ी देर पहले लिखा था कि k का जो मान है वो किसके बराबर होता है? k अपने बराबर होता है C/BNA के। ठीक है, ये मान यदि यहाँ मैं रख देता हूँ तो ये बनता है BNA/C। क्या बनता है? BNA/C। ये टर्म हमें प्राप्त हो जाती है किसके लिए? ये टर्म प्राप्त हो जाती है धारा सुग्राहिता के लिए। और आगे इसमें आप लोग ये भी देख सकते हो C का मान आप लोगों ने जो पढ़ कर के आए हो पाई ईटा R4/2L। ये मान किसका होता है? ये मान होता है C का। और इस C को आप लोग यहाँ पर रख सकते हो। तो C का मान रख करके आप लोग यदि यहाँ देखोगे तब आपको देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला बनेगा BNA। C का मान रखा पाई ईटा R4, जो अपॉन में है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये क्या आ गई? सुग्राहिता आ गई। तो आप लोग देख सकते हो कि यदि आप लोग तार की लंबाई को बढ़ा देते हो तब धारामापी की सुग्राहिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि यदि तार की त्रिज्या को कम कर देते हो तो त्रिज्या की पावर 4 के रूप में सुग्राहिता जो है वो क्या हो जाएगी? आपकी सुग्राहिता जो है वो यहाँ से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? सुग्राहिता जो है इस सुग्राहिता को आप लोग यहाँ से बढ़ा करके देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हो कि यदि आपने L बढ़ाया तो यहाँ से सुग्राहिता जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसी फॉर्मूले में आपको ये सारी बातें भी दिख ही रही है। ये देखिए R की पावर 4, ये R की पावर 4 जो है ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है किसके? सुग्राहिता की। सुग्राहिता की आपको क्या प्राप्त हो रही है? ये व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त हो रही है। ऐसा ही जो है R की पावर 4 के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी यदि आप लोग त्रिज्या को कम करते हो तो त्रिज्या को कम करोगे तो R की पावर 4 के रूप में त्रिज्या यहाँ पर क्या होगी? कम होगी। त्रिज्या को बढ़ाओगे सुग्राहिता कम हो जाएगी और त्रिज्या को कम करोगे तो सुग्राहिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ा करके त्रिज्या को कम करके सुग्राहिता को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। क्या करके? लंबाई को बढ़ा करके त्रिज्या को कम करके। पर फॉर्मूले के अंदर देखो तो आपको ये ज़्यादा बेटर लगेगा कि त्रिज्या को अपने क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए, जिससे R की पावर 4 के रूप में ये आपकी जो है सुग्राहिता जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसे कम करोगे तो R की पावर 4 के रूप में ये मान कम होगा, जिससे सुग्राहिता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। परंतु अपने ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तार की लंबाई को अपने बढ़ा रहे हैं और तार की त्रिज्या को अपने बिल्कुल कम कर रहे हैं। मतलब तार अपना पतला होता जा रहा है और इतना पतला यदि तार होगा तो अपने एक जगह से दूसरी जगह जब इसे लेकर के जाएंगे तो तार जो है उसके टूटने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए अपने ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या नहीं करोगे? यहाँ पर त्रिज्या जो है उसे कम करके अपने ज़्यादा जो है सुग्राहिता को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि इससे अपना तार ही टूट जाएगा। तो तार टूट जाएगा तो अपनी धारामापी जो है वो काम ही नहीं करेगी। तो एक अपने आ जाता है इसमें धारा सुग्राहिता और दूसरी सुग्राहिता इसमें आती है अपनी वोल्टता सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता के बाद में क्या आती है? वोल्टता सुग्राहिता। वोल्टता सुग्राहिता। वोल्टता सुग्राहिता का क्या मतलब है? एकांक विभवांतर के कारण धारामापी में उत्पन्न विक्षेप जो है वो क्या कहलाता है? वोल्टता सुग्राहिता कहलाता है। ठीक है, पीछे वाला एकांक धारा के कारण था, ये किसके कारण है? एकांक विभवांतर के कारण है। V यदि धारामापी का प्रतिरोध G हो तो V इक्वल क्या होगा? IG, यानी SV इक्वल क्या आएगा? फाई अपॉन आई जी। ये सूत्र देखिए, फाई अपॉन आई SI का सूत्र है, तो SV इक्वल SI अपॉन G। ठीक है, SV इक्वल SI अपॉन G। ये हमारे पास में सूत्र आ जाता है किसका? धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता में संबंध का। SV इक्वल SI अपॉन G। ठीक है, ये अपने क्या है? संबंध है किसमें? धारा सुग्राहिता में और वोल्टता सुग्राहिता के अंदर। एक टर्म अपने इसमें और बचती है, वो आती है धारामापी का दक्षतांक।
दारामापी का दक्षतांक क्या होता है। दक्षतांक के बारे में अपने वैसे डिटेल से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इतना समय नहीं बचा है। तो आप लोग ये देखो कि जो दारामापी की सुग्राह्यता होती है, उस सुग्राह्यता का व्युत्क्रम जो है अपने क्या कहलाता है, दक्षतांक कहलाता है। दक्षतांक को अपने एक्स से लिख दें यदि, तो 1/SI जो है वो क्या बन जाएगा, आपका दक्षतांक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लोग बोल रहे थे एकांक धारा, एकांक विभवांतर, वहाँ बोलोगे एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा जो है वो क्या कहलाती है, दक्षतांक कहलाती है। तो दक्षतांक नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे। ठीक है।